हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। अपन जो पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या था, हार्मोन स्टार्ट कर दिया था। और आज क्या करेंगे, अपन ने हार्मोन के बारे में आपको पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित हो रहे थे उनके नाम बता दिए थे आपको। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, उनके बारे में जो जो हार्मोन अपने प्रजनन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उनमें से अपन आपको पहले तो मैं दो नोट बता देता हूँ, दो चीजें बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये चीजें आपको पता होंगी और नहीं पता है तो बहुत ही काम की चीज है बेटा। जैसे मैंने आपको क्या लिखाया था कि पश्च पीयूष ग्रंथि के अंदर कौन कौन से हार्मोन बताए थे, मैंने आपको दो हार्मोन बताए थे, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, अब बेटा काम की चीज क्या है इसके अंदर कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन पश्च पीयूष ग्रंथि में बनते नहीं है। वो बनते कहाँ है, वो बनते हाइपोथैलेमस में है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जिसको क्या बोल देते अपन, जिसको बोल देते हेड मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अंदर बनते हैं। कौन से आप, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। लेकिन ये एकत्रित कहां होते हैं, एकत्रित होते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि में। बनते तो कहां है, ये हाइपोथैलेमस में। ठीक है, लेकिन कहां एकत्रित हो रहे हैं, ये एकत्रित हो रहे हैं पश्च पीयूष ग्रंथि में। तो अब मैंने बता दिया गुरुजी, आपने लिखवाया था पश्च पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन और किस किस का, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का। तो बेटा पश्च पीयूष ग्रंथि में लिखाया, तो तुम अगर एग्जाम में पूछें कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बनते कहाँ हैं, उनका कहाँ निर्माण होता है, तो हाइपोथैलेमस में। लेकिन अगर पूछा कि एकत्रित कहाँ होते हैं, वहां से तो क्या होता है, बन बन के कहाँ आते रहते हैं, बन बन के पश्च पीयूष ग्रंथि में आके इकट्ठे होते रहते हैं। तो एकत्रित तो क्या होते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि में, और बनते कहाँ पे हैं, या आपको पहला नोट तो मैं यही लिखा देता हूं कि ऑक्सीटोसिन एवं वेसोप्रेसिन जिसको अपन ने क्या बोल दिया था बेटा, उसको एडीएच हार्मोन भी कह देते हैं, एंटी डायूरेटिक। ठीक है, एडीएच हार्मोन भी बोल देते हैं। तो क्या, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का निर्माण, या बनना कह देते हैं, या निर्माण कह दो, का निर्माण कहां होता है बेटा, हाइपोथैलेमस में होता है। थैलेमस में होता है, एवं ये एकत्रित कहां होते हैं, ये पश्च पीयूष ग्रंथि में एकत्रित होते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि में एकत्रित होते हैं ये। तो ये गलत मत कर देना, कहीं निर्माण पूछे तुम लिख दो उसके अंदर पश्च पीयूष ग्रंथि। नहीं बेटा, अगर पूछे आपसे निर्माण या बनना तो आप क्या कहोगे, हाइपोथैलेमस। और अगर पूछे आपसे कि वो एकत्रित कहां हो रहे हैं, स्टोर कहां हो रहे हैं, तो क्या करना अपने को, पश्च पीयूष ग्रंथि। ये तो हो गया क्या, एक इंपॉर्टेंट नोट। अब क्या हुआ, हाइपोथैलेमस में कहां बनते हैं, ये भी एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं एलएसए के अंदर। ठीक है, कि ऑक्सीटोसिन का निर्माण हाइपोथैलेमस में कहां होता है, तो बेटा पैरावेंट्रिकुलर केंद्रक होता है एक, ऑक्सीटोसिन का निर्माण का क्या बोलेंगे, ऑक्सीटोसिन का अपन उसको क्या बोलेंगे, निर्माण या उसका बनना। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेटा होता है हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर केंद्रक। हाइपोथैलेमस में एक पैरावेंट्रिकुलर केंद्रक नाम की एक संरचना होती है, उसके अंदर क्या बनेगा, ये ऑक्सीटोसिन बनेगा। तो ये है हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर केंद्रक में बनता है। और फिर यहां से बन के, यहां से तो सिर्फ बनता रहता है, फिर यहां से बन के कहां एकत्रित हो जाता है, पश्च पीयूष ग्रंथि में। अरे बेटा बता दिया आपको, नोट में लिखा दिया कि बन तो यहां रहा है, लेकिन एकत्रित कहां रहा है, पैरावेंट्रिकुलर केंद्रक के अंदर बन गया, फिर लेकिन एकत्रित कहां हो रहा है, एकत्रित तो कहां हो रहा है भाई, पश्च पीयूष ग्रंथि के अंदर एकत्रित हो रहा है। अब वेसोप्रेसिन, ये तो क्या हो गया, अपन ने ऑक्सीटोसिन का पढ़ लिया। अब वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या है, सुप्रा ऑप्टिक केंद्रक आता है, वो भी कहां है, हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। तो अगला क्या, वेसोप्रेसिन का निर्माण,
का निर्माण। तो ये भी क्या बताया, निर्माण कहां होता है बेटा, हाइपोथैलेमस में होता है। एकत्रीकरण कहां होता है, पश्चेत पीयूष ग्रंथि में। तो हाइपोथैलेमस में कहां हो रहा है, सुप्राओप्टिक केंद्रक में, हाइपोथैलेमस के सुप्राओप्टिक केंद्रक में होता है। और फिर यहां निर्माण होके अरे एकत्रित कहां हो जाएगा, यहां से चल के वो पश्चेत पीयूष ग्रंथि में जाके वहां क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा। अगला आप क्या करेंगे, अपन इनके बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी। अब अपन क्या करेंगे, पश्चेत पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है, ठीक है, उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पश्चेत पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। अब पश्चेत पीयूष ग्रंथि के हार्मोन वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, पश्चेत नहीं, अपन पहले पढ़े पीयूष ग्रंथि के, सॉरी पश्चेत तो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। पहले तो अपन पीयूष ग्रंथि के अंदर अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन से होते हैं, मध्य से कौन से होते हैं, पश्चेत को सारों को अपन एक साथ लेंगे। ठीक है, और उनमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं, किसके अंदर, प्रजनन के अंदर, वो डायरेक्टली अपना प्रजनन के अंदर क्या क्या योगदान दे रहे हैं। उनमें सबसे पहला क्या पढ़ेंगे अपन, LH। सबसे पहला क्या लेंगे अपन, LH। क्या बताया था आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अरे ये हार्मोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हैं। क्या क्या काम आता है बेटा, तो एक तो क्या है, ग्राफिन पुटिकाओं से अंडोत्सर्ग करवाता है। LH हार्मोन क्या करवा रहा है, जो ग्राफिन पुटिकाएं बन गई, वृद्धि हो गई, जो किसके अंदर बन गई, ग्राफिन पुटिकाएं बन गई, तो उससे क्या होगा, अंडोत्सर्ग क्रिया होगी। अंडोत्सर्ग कौन करवाएगा, ये LH हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका पहला कार्य तो क्या हो गया, ये ग्राफिन पुटिका से अंडोत्सर्ग करवाता है। कार्य ग्राफिन पुटिका से अंडोत्सर्ग करवाता है। अरे लास्ट टाइम बताया था आपको कि कैसे होते हैं, करवाता है। और आपको लास्ट में बताया था कि पहले क्या बना था, प्राथमिक पुटिका, फिर बनी थी द्वितीयक पुटिका, फिर तृतीयक पुटिका, फिर लास्ट में क्या बन गया था, ग्राफिन पुटिका, ग्राफिन फोलिकल बन गया था। और उसके बाद में क्या होगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। तो वो अंडोत्सर्ग करवाएगा कौन बेटा, वो LH हार्मोन करवाएगा। ठीक है, अगला अब क्या हो गया, अंडोत्सर्ग तो हो गया, अंडोत्सर्ग के बाद क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। तो कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में भी कौन योगदान करेगा, ये LH हार्मोन अंडोत्सर्ग के बाद भी ये काम करेगा। क्या करेगा, ये कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का कार्य करता है। तो पहला तो काम कर दिया इसने, अंडोत्सर्ग करवा दिया। और फिर जो ग्राफिन पुटिका की कोशिका बन गई, बच गई, उनको क्या कार्पस ल्यूटियम में चेंज कर देता है। ठीक है, दूसरा क्या कार्य होगा इसका, अंडोत्सर्ग के पश्चात कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का कार्य करता है। कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा काम हो गया। तीसरा क्या करेगा, ये कार्पस ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। और अभी तो बता दिया आपको, 3-4 बार बता दिया, अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सही कह रहे हो बेटा, मेरे को सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन स्रावित करवाता है, मदद कौन करता है, जब कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तभी तो प्रोजेस्टेरोन स्रावित होगा, ऐसे ना थोड़ी स्रावित हो जाएगा। तो ये कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करवाता है। अरे ये सारे काम कर कौन रहा है, ये LH हार्मोन कर रहा है। ठीक है, और एक क्या काम करता है ये, चौथा
अगर ये तो सारे मादा के काम हो गए, अब नर में भी तो कुछ करेगा, ये नर में भी तो स्रावित होता है। तो बेटा नर में क्या करेगा, नर में 2 कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली सेल सुनी होगी आप तो, एक तो दूसरी कौन सी होती है, एक लेडिंग सेल होती है। तो लेडिंग सेल से एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करवाता है, वो कौन करवाएगा, वो ये LH। अपन क्या पढ़े, अरे मादा ही मादा थोड़ी पढ़ेंगे, नर में भी तो कुछ करवाता होगा ये। तो ये क्या करता है, लेडिंग सेल से एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करवाता है, ठीक है। लेडिंग कोशिका, अरे लेडिंग सेल से एंड्रोजन हार्मोन, और एंड्रोजन हार्मोन कौन सा हो गया, जो अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। तो अब ये टेस्टोस्टेरोन स्रावित कौन करवा रहा है, ये LH करवा रहा है। और जब टेस्टोस्टेरोन स्रावित होगा तभी तो शुक्र जनन होगा, है। जितने भी नर के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षण आ रहे हैं वो कौन किसकी वजह से आ रहे हैं, इस एंड्रोजन की वजह से आ रहे हैं। तो ये करवा कौन रहा है, LH। तो LH तो बड़ा काम का हार्मोन हो गया, ठीक है। एंड्रोजन स्रावित करवाता है। अब ये अपन एंड्रोजन कहां काम में लेंगे, अब किसके, तो क्या हो गए इसके कार्य हो गए। अब अपन बात करें कि किस गुरुजी का हो गया, आप क्या गुरुजी ये तो बता दिया आपने क्या क्या काम करता है, लेकिन अब ये LH हार्मोन को अपन काम में कहां लें। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई भैंस गाय इनमें कि अपन ये LH हार्मोन का इंजेक्शन लगाएं। तो बेटा एक फोलिकुलर सिस्ट बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, जैसे आपको बताया था कि क्या होता है, उसमें ग्राफिन पुट्टिका बन गई। पहले क्या थी, प्राथमिक पुट्टिका, फिर द्वितीय पुट्टिका, फिर तृतीयक पुट्टिका, फिर क्या बन गई, ग्राफिन पुट्टिका। अब ग्राफिन पुट्टिका से क्या हो जाता है, फिर अंडोत्सर्ग हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है, ग्राफिन पुट्टिका बंद हो जाती है लेकिन उससे अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती, अंडा अंदर ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो फिर क्या हो गई, इसको ही क्या बोल देते हैं, ये क्या है, फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल, ठीक है। और अब अंडोत्सर्ग हो नहीं रहा तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, फोलिकुलर सिस्ट। सिस्ट क्या होती है बेटा, सिस्ट कोई भी ऐसी संरचना होती है जिसके अंदर पानी वगैरह भरा होता है, या वैसे भी क्या होती है वो हार्ड भी हो सकती है, लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अंडोत्सर्ग की क्रिया ग्राफिन फोलिकल से हुई नहीं तो इसको क्या बोल दिया, फोलिकुलर सिस्ट, ठीक है। तो ये किसके ट्रीटमेंट में काम आया, अब तुम फील्ड में जाओ, ठीक है, तो कहो कि गुरुजी किसके उपचार में काम में लेंगे इसको, LH को, फोलिकुलर सिस्ट के में, फोलिकुलर सिस्ट। क्यों, क्योंकि फोलिकुलर सिस्ट कैसे बनी कि अंडोत्सर्ग की क्रिया तो हुई नहीं उससे, ठीक है, और वो क्या बन गई, फोलिकुलर सिस्ट बन गई। तो अंडोत्सर्ग ऐसा हार्मोन लगाएंगे जो वो अंडोत्सर्ग करवा दे। तो ऐसा हार्मोन कौन सा है, अभी तो बताया था आपको, LH हार्मोन। LH हार्मोन क्या करवाता है, ये अंडोत्सर्ग करवाता है। तो जैसे अपन ने LH लगाया तो ग्राफिन पुट्टिका से जो अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा था वो क्या हो जाएगा, उससे अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाएगी और वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये किसके ट्रीटमेंट में काम आई, फोलिकुलर सिस्ट। अरे तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं एक चीज तुम्हें फ्री में और देता हूं बच्चों, कि अब तुम पहचानोगे कैसे कि गाय के फोलिकुलर सिस्ट हो रखी है। तो बेटा ये फोलिकुलर सिस्ट जो अपना ग्राफिन फोलिकल बनता है ना, उससे ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है थीका सेल से। जो अभी ईस्ट्रोजन हार्मोन पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा क्या होता है, थीका सेल से क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। और ईस्ट्रोजन किसके लिए जिम्मेदार होता है, अरे गुरुजी ये तो बताया था आपने लास्ट क्लास में, हीट के लिए जिम्मेदार होता है। तो बेटा जिसमें फोलिकुलर सिस्ट होगी ना, वो गाय भैंस लंबे टाइम तक हीट में रहेगी। आपको मालिक कहेगा जी ये तो 20-25 दिन हो गए, ये तो हीट में है, इसकी तो हीट खत्म ही नहीं हो रही। तो समझ जाओ आप कि हीट में है मतलब क्या, उसके फोलिकुलर सिस्ट है। क्यों, ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता ही जा रहा है, ठीक है, रेगुलर स्रावित हो रहा है। तो तुम क्या करोगे, उसको LH हार्मोन लगा दोगे, तो उससे क्या होगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। और अंडोत्सर्ग हो गया तो उससे कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी, फिर आगे क्रिया वापस नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगी। तो किस में ट्रीटमेंट में काम ले लिया इसको, फोलिकुलर सिस्ट में। तो ये एग्जाम में तुम गलत तो नहीं कर दोगे, और फील्ड में जरूरत पड़ गई इसकी तो आप ऐसा तो नहीं कह दोगे कि हमें पता ही नहीं है कि LH हार्मोन क्या काम आता है फील्ड में। तो ये तो तुम ठीक कर ही दोगे। दूसरा हार्मोन अपना FSH, उसको क्या बोल देते हैं अपने, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अरे हम आपको LSA के सारे क्वेश्चन तो ठीक करवाएंगे ही, साथ साथ में फील्ड में चल गए आप LSA बन के गवर्नमेंट, उसके बाद में भी आपको दिक्कत आने नहीं देंगे। हम गायनी से संबंधित जो भी हार्मोन आपके काम आएंगे, जो भी दवा काम आएंगे, सारी बता देंगे। फिर कहो, फिर याद करोगे अरे गुरुजी सही किया, LSA में सिलेक्शन के साथ साथ आपने तो क्या किया, हमारा फील्ड का हाथ भी साफ करवा दिया, ठीक है। तो अगला हार्मोन कौन सा हो गया, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो नाम से पता लग रहा है, सब कुछ नाम में छुपा होता है। फोलिकुलर मतलब कि फोलिकल, स्टिमुलेटिंग मतलब उद्दीपन, ठीक है, स्टिमुलेट मतलब ग्रोथ। तो क्या हो गया, ये क्या करवाएगा, ये फोलिकल की ग्रोथ करवाएगा।
फॉलिकल का क्या करवाएगा, उद्दीपन करवाएगा। तो बताओ, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं हुई, इसके नाम में छुपा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट मतलब उद्दीपन। तो पहला तो काम क्या हो गया इसका कार्य, अपन पहला क्या लिख देंगे इसके अंदर, ये पहला काम क्या करेगा, ये फॉलिकल का उद्दीपन करवाएगा, मतलब कि फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा, फॉलिकल का उद्दीपन। ठीक है, जिसको क्या बोल देते हैं अपन, ग्रोथ। ठीक है, कौन करवाएगा, अरे मान लो ये जो जर्म सेल बताई थी कल आपको, ऊगोनिया बताया था, तो ऊगोनिया से आगे की अवस्थाओं के अंदर कौन बढ़ाएगा उसको, आगे की अवस्थाओं के अंदर कौन बढ़ाएगा उसको, एफएसएच हार्मोन। ये क्या करेगा, जो बताया था अभी आपको, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, कितनी बार बता दिया, अब तो आपको ढंग से याद भी हो गया। तो सारे काम करवा कौन रहा है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवा रहा है। ठीक है, इसको ग्राफिन फॉलिकल तक बनाता कौन है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है। और उसके बाद जब बन गया, उसके बाद अंडोत्सर्ग अपना एलएच भाई साहब करवा देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या करवाएगा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्या, जो ग्राफिन फॉलिकल की ईस्ट्रोजन स्रावित करवाता है, कहां से, थीका कोशिका से। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा, जो ग्राफिन फॉलिकल है, फॉलिकल से ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करवाता है। अरे ग्राफिन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होगा तभी तो हीट के लक्षण आएंगे। ठीक है, तभी हीट के लक्षण आएंगे। तो ये क्या करवाता है, ग्राफिन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करवा रहा। अब ये क्या पढ़ लिया अपन ने, ये तो पढ़ लिया मादा के अंदर। अब बेटा नर को थोड़ी ना छोड़ देंगे, नर के अंदर भी तो कुछ ना कुछ काम करेगा ये। तो नर के अंदर क्या करता है, सर्टोली कोशिकाएं होती है, मैंने कहा था ना 2 कोशिकाएं होती हैं, एक तो कौन सी होती है सर्टोली, दूसरी कौन सी होती है लेडिंग। तो लेडिंग से तो क्या करवा दिया था, एलएच भाई साहब ने एंड्रोजन का स्रावन करवा दिया था। तो यहाँ ये भी तो कुछ करेगा। तो ये कौन सी कोशिका बच गई, दूसरी कोशिका बच गई सर्टोली कोशिका। उससे क्या करेगा, इनहिबिन का स्रावन करवाएगा, और जो स्पर्मियोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया थी उसको नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो ये तीसरा काम क्या हो गया भाई साहब, इसका तीसरा कार्य क्या हो गया, ये जो अपनी सर्टोली कोशिकाओं से इनहिबिन स्रावित करवाकर, पहली तो कौन सी कोशिका थी वो तो आपको बताई दी थी, दूसरी कोशिका थी अपनी सर्टोली कोशिका, उस पे कौन भाई साहब काम करेगा, अपना एफएसएच भाई साहब। सर्टोली कोशिकाओं से इनहिबिन स्रावित करवाकर किसको नियंत्रित करेगा बेटा, इस पर मियोजेनेसिस को, किसको नियंत्रित करेगा, इस पर मियोजेनेसिस को नियंत्रित करवाता है। तो ये काम कौन किसका हो गया, ये अपने किसका हो गया, एफएसएच का। अब तुम कहोगे कि गुरुजी एफएसएच को कहीं काम में भी तो लेते होंगे। अरे तो जो तुमने सुना हो ना, ईस्ट्रस के अंदर अपन क्या करते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन, ये अपना आगे की पढ़ाई है, तुम्हारे काम ये कोई आएगा नहीं। ठीक है, जब अपन उसको एक से ज्यादा अंडे लेने हो, क्योंकि अंडे का उद्दीपन कौन करवा रहा है, एफएसएच हार्मोन। तो अगर एक से ज्यादा अंडे लेने हो अपन एक ही जानवर से, तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर एफएसएच हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं। उससे क्या होगा अपने को, क्योंकि अंडे का उद्दीपन करवा रहा है ये। ठीक है, तो क्या करेगा, एक से ज्यादा अंडे बनेंगे उसके अंदर, और वो एक से ज्यादा अंडे अब उससे निकलेंगे, एक से ज्यादा अंडोत्सर्ग होगा। तो उससे क्या करेंगे अपन, जो अपन का आजकल एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट चल रहा है उसमें काम आता है। तो आपके एग्जाम में कोई आएगा नहीं, तो आपके यहीं तक एग्जाम में आएगा। इंपॉर्टेंट चीजें जो जो आपके एग्जाम में आनी है, वो एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं बेटा, उसको सारी चीजों को अपन कवर कर लेंगे। तो ये एग्जाम में एफएसएच से इतना ही आएगा आपके। अगला कौन सा हार्मोन हो गया अपना, प्रोलैक्टिन। तीसरा हार्मोन कौन सा हो गया, प्रोलैक्टिन। अरे ये बहुत ही काम का हार्मोन है। अब कहोगे गुरुजी ऐसा क्या चीज आ गई कि ये बहुत काम का हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऐसी क्या चीज आ गई कि गुरुजी ये बहुत काम का हार्मोन है। अरे बेटा, जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, तो ऐसे नहीं है कि कोई भी काम करते हैं अपन, ये सारे काम अपने से हार्मोन करवाते हैं। अब बताओ, एक गाय दूसरी गाय पे चढ़ रही थी, क्या मतलब था उसको, दूसरी गाय अपनी शांति से खड़ी थी, लेकिन ये काम किसने करवाया भाई, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन ने करवाया।
ठीक है, ये हीट के लक्षण कौन लेके आया? ये ईस्ट्रोजन हार्मोन लेके आया। तो ये जितना भी काम करते हैं अपन, उनमें बहुत सारे हार्मोन तो अपन खुद थोड़ी ना करते हैं, ये हार्मोन करवाते हैं। तो बेटा जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, अपनी माँ अपने से प्यार करती है, अरे गाय की जो बछड़े की माँ, ठीक है, वो गाय जो बछड़े से प्यार करती है, जो माँ की भावना है, वो किस हार्मोन की वजह से आती है? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से आती है। तो मैंने पहले ही कह दिया था ये बड़ा काम का हार्मोन है। माँ बेटे के प्यार के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसको क्या कह देंगे? मातृत्व के गुण के लिए जिम्मेदार है, मातृत्व के गुण के लिए जिम्मेदार है। अरे एक भैंस अपने बेटे को प्यार करती है, ठीक है, उसके बिना वो दूध नहीं देती, तो वो कौन सा हार्मोन है जो ये मातृत्व का गुण पैदा करता है? वो बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है। और दूसरा, अब अपन ने क्या कर ली, गाय भैंसों की तो बात कर ली साहब, अब मुर्गियों में भी तो कुछ होता होगा ना। तो बेटा मुर्गी आपने देखा होगा, मुर्गी क्या करती है? अंडा देती है और अंडे के बाद में उस अंडे के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको देसी भाषा में? कि अंडे को सेक रही है, ये अपने शरीर का तापमान देती है उस अंडे को, ताकि क्या होगा, उसके अंडे के अंदर बच्चा बन जाए। अगर वो मान लो अंडा दे दिया उसने और मुर्गी उसके ऊपर बैठी नहीं, तो वो अंडे से बच्चा निकलेगा नहीं बेटा। तो क्या किया मुर्गी ने? अब मुर्गी की माँ की भावना ही हो गई कि उसका अंडा आया और वो चाहती है कि मेरा बच्चा, मेरा लाल बाहर आ जाए, तो क्या करती है? उसके ऊपर बैठ जाती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रूडीनेस बोलते हैं बेटा। मुर्गी के अंदर उस जो कार्यक्रम है, उस अंडे के ऊपर वो बैठ गई मुर्गी, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रूडीनेस बोलते हैं। तो ये भी माँ का प्यार ही हुआ। तो क्या हुआ, अगला कार्य क्या हो गया इसका? कि मुर्गियों में ब्रूडीनेस के लिए जिम्मेदार है। तो देखो कितना काम का हार्मोन हो गया। अरे मुर्गियों में भी तो भावना होगी ना माँ की, तो ये भी क्या किया? मुर्गियों में ब्रूडीनेस के लिए जिम्मेदार है। अब तुम्हें बताई दिया कि ब्रूडीनेस होती क्या है। ब्रूडीनेस के लिए जिम्मेदार है। अरे ब्रूडीनेस बताया दिया ना, अंडे को सेकना, उसके ऊपर बैठ जाती है मुर्गी, ठीक है। तो मुर्गियों में ब्रूडीनेस के लिए क्या जिम्मेदार है बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। एक क्या है कि भेड़ और चूहे में क्या करेगा ये? प्रोलैक्टिन एलएच की तरह कार्य करता है। जो एलएच हार्मोन कार्य करता है ना, वैसा ही कार्य है। जैसे कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखना, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखना, ये कौन कर रहा था? एलएच कर रहा था। तो वैसा ही काम, एलएच के जैसा ही काम भेड़ के अंदर और चूहे के अंदर कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। तो इसका तीसरा क्या कार्य हो गया? कि भेड़ के अंदर और चूहे में एलएच की तरह कार्य करता है। भेड़ एवं चूहे में एलएच की तरह कार्य करता है। कार्य करता है। तो बेटा एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन? एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि निम्न में से कौन से जानवर के अंदर प्रोलैक्टिन एलएच की तरह कार्य करता है? तो आप क्या कह दोगे? अरे सर ने बता दिया था ये चीज तो, कि भेड़ के अंदर और चूहे के अंदर वो एलएच की तरह कार्य करता है। अब अगली क्या चीज आ गई? अगली आ गई यह हार्मोन किसके लिए? ये मेमोजेनेसिस। दूसरा क्या आता है? लैक्टोजेनेसिस। और तीसरा लैक्टोपाइसिस। अभी आपको बताएंगे कि चारों चीजें ये होती क्या है। पहले तो आपको मैं लिखा देता हूं कि यह हार्मोन मेमोजेनेसिस, यह हार्मोन। और आप बोलो गुरुजी मेमोजेनेसिस होता क्या? अभी बताएंगे, सब्र करो मेरे बेटे, सब्र करो बच्चों, आपको क्वेश्चन गलत होने नहीं देंगे हम। जेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। पहला कौन सा? मेमोजेनेसिस। दूसरा कौन सा कार्य करता है? लैक्टोजेनेसिस। और तीसरा कौन सा करता है? लैक्टोपाइसिस। लैक्टोपाइसिस का कार्य करता है। अब एक एक टर्म लेंगे अपन कि मेमोजेनेसिस क्या करता है, का कार्य करता है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एक एक चीज लेंगे कि पहली चीज क्या, कि मेमोजेनेसिस क्या होता है। तो बेटा स्तन ग्रंथियों का जो विकास होता है वो क्या होता है? मेमोजेनेसिस करवाता है। तो स्तन ग्रंथियों का विकास कौन करवाएगा? ये भी प्रोलैक्टिन हार्मोन ही करवाएगा। तो अब कहो गुरुजी वो तुम्हारे लिए क्या हुआ? अब एक चीज है कि तुम इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है, कि लैक्टोजेनेसिस का काम प्रोलैक्टिन करवाता है। तो
तो आपको पता तो लगेगा कि मातृत्व के लिए कौन सा जिम्मेदार है, माँ के प्यार के लिए कौन सा जिम्मेदार हार्मोन है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो बेटा ये दूध है ना गाय भैंस अपने लिए नहीं देती, ये अपने बच्चे के लिए देती है। ठीक है, तुम तो पी रहे हो मजे से, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे लिए दे रही है, वो तो अपने बच्चे के लिए दे रही है। उसी को कई बार क्या होती है, कई गाय भैंस अगर उसका बच्चा मर जाता है तो दूध देना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए दे रही है, तो स्तन ग्रंथियों का विकास ही नहीं होगा तो दूध कैसे बनेगा। तो ये भी कौन सा हार्मोन करवा रहा है, प्रोलैक्टिन, क्योंकि माँ का प्यार यही है, अपने बच्चे के लिए तैयारी हो रही है पूरी। तो ये मेमोजेनेसिस क्या हो गया, इसका एक एक वो लिखवा देता हूं आपको कि कौन सा मेमोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, मेमोजेनेसिस मतलब क्या हो गया, स्तन ग्रंथियों का विकास। अरे स्तन ग्रंथियों का विकास होगा तभी तो मां अपने बच्चे के लिए दूध बना पाएगी। तो आपको याद रह जाएगा ना कि लैक्टोजेनेसिस और मेमोजेनेसिस, लैक्टोपाइसिस ये सारे कौन करवा रहा है, ये अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन करवा रहा है। अब दूसरा क्या हो गया, ये तो हो गया पहला मेमोजेनेसिस, या इसको क्या बोल देते हैं अपन, मेमोजेनेसिस को क्या बोल देते हैं, स्तन ग्रंथियों का विकास। दूसरा क्या हुआ, लैक्टोजेनेसिस। अब क्या हुआ, स्तन ग्रंथियों का विकास तो हो गया, अब स्तन ग्रंथियों का विकास हो गया तो क्या होगा, उसमें दूध का निर्माण होगा। ठीक है, तो दूध का बनना और स्रावित होना, स्तन ग्रंथियों का विकास को तो बोल दिया मेमोजेनेसिस। और अब स्तन ग्रंथियों का विकास होगा तो क्या होगा, विकास होने के बाद उसमें दूध का निर्माण होगा और दूध स्रावित होगा, तो उसी को क्या बोल देते हैं, उसको लैक्टोजेनेसिस बोल देते हैं। तो देखो कोई चीज याद करने में दिक्कत ही नहीं आई, तो अपने बच्चे के लिए क्या कर रही है, वो लैक्टोजेनेसिस करवा रही है, जेनेसिस। अपने बच्चे के लिए क्या कर रही है, वो दूध का निर्माण और स्रावित करना। ठीक है, दूध का निर्माण एवं स्रावित करना, यह भी कौन करवाता है, दूध का निर्माण और स्रावित होना, यह भी कौन करवा रहा है, दूध का निर्माण कौन करवा रहा है, बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन। और अपनी तीसरी चीज जो प्रोलैक्टिन अभी बताया था कि लैक्टोपाइसिस, जिसको क्या बोल देते हैं, गैलेक्टोपाइसिस भी बोल देते हैं, उसका क्या मतलब है कि दूध का निर्माण तो हो गया। ठीक है, जैसे अपन ने शुरू में क्या हुआ, भैंस ने जैसे ही भैंस ब्याई हुई हो गई, उसको 25-30 दिन हो गए, अब वो क्या हुआ 15 लीटर दूध देने लगी। तो उस 15 लीटर दूध को कितने लंबे समय तक देती है, वो क्या है, लैक्टोपाइसिस है, गैलेक्टोपाइसिस है कि लैक्टेशन का प्रबंधन। लैक्टेशन का प्रबंधन का क्या मतलब है कि जैसे उसने 15 लीटर दूध देना तो शुरू कर दिया, अब ऐसे थोड़ी ना कि 15 लीटर दूध देने के बाद तुरंत क्या कर देगी, तो धीरे कम कर देगी वापस। तो ये प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, लैक्टोपाइसिस करवाता है कि उसने 15 लीटर दूध देना शुरू कर दिया ना, तो वो लंबे टाइम तक दे। जैसे 15 लीटर दूध 2-3 महीने तक, 2-3 महीने तक दे, 4 महीने तक दे, तो उसको ही क्या बोलते हैं, लैक्टेशन का प्रबंधन। तो अगला कौन सा आ गया, लैक्टोपाइसिस, या लैक्टोपाइसिस का दूसरा क्या बोल देते हैं, अरे एग्जाम में कई बार गैलेक्टोपाइसिस के नाम से भी आ जाता है, ये गैलेक्टोपाइसिस कि एक बार दूध बन तो गया लेकिन वो दूध उतना ही मेंटेन रहे लंबे टाइम तक, उसको क्या बोल देते हैं, लैक्टोपाइसिस या गैलेक्टोपाइसिस। तो इसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन का प्रबंधन। तो बेटा लैक्टेशन, या इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो लिख लो, का प्रबंधन। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस और लैक्टोपाइसिस के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, या इनमें से एक चीज ही पूछ सकते हैं कि मेमोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है। और दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्तन ग्रंथियों के विकास को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मेमोजेनेसिस। अरे तो क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दोगे तुम। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया कि प्रोलैक्टिन क्या क्या काम करवा रहा है तो गलत तो नहीं कर दोगे, ये सारे काम करवा रहा है। आपको मैंने एक एक काम बड़े अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अपना ये तो अपने अगर पीयूष ग्रंथि से क्या किया, अपन ने 3 हार्मोन पढ़ लिए थे, तो TSH, ACTH, GH और भी हार्मोन थे, पर बेटा वो डायरेक्ट रूप से प्रसव की क्रिया के दौरान या बच्चे के उसके भरण पोषण के लिए कोई योगदान नहीं देते डायरेक्ट रूप से। ठीक है, कि वो डायरेक्ट क्या करें, अगर वो हार्मोन कम हो गया तो प्रसव की क्रिया होगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हार्मोन नहीं होगा तो क्या अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए अपन उनको यहाँ नहीं पढ़ते, अपन उनको कहाँ पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में। ठीक है, फिजियोलॉजी में क्या किया, अपनी वृद्धि के लिए उन हार्मोनों को अपन वहां पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते। तो अपन अगला हार्मोन अपन कौन सा पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया अपन ने
जो मध्य से होता है मेलेटोनिन हार्मोन, वो भी क्या डायरेक्ट कोई योगदान नहीं देता प्रजनन में, तो वो भी अपने गायनी से, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं आता बिल्कुल भी भाई साहब, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अब अपन ने पढ़ लिया था अग्रपीयूष ग्रंथि का, अब क्या पश्च पीयूष ग्रंथि की जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका डायरेक्ट योगदान है भाई। तो क्या करेंगे अपन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ेंगे, पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, ठीक है, कि जो पश्च पीयूष ग्रंथि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं आपको बताए हुए हैं। उनमें पहला कौन सा है भाई, 3 हो गए थे अपने हार्मोन, चौथा हो गया वो किसके अंदर आएगा, पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आएगा, कौन सा आएगा, ऑक्सीटोसिन। बेटा ऑक्सीटोसिन का फील्ड में और एग्जाम में दोनों में बहुत ज्यादा योगदान रह गया, ऑक्सीटोसिन, ये तो फील्ड में भी बहुत काम आता है, ट्रीटमेंट करने जाओगे तुम, ठीक है, और एग्जाम में तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये फील्ड में ज्यादा काम आ रहा है, तो भैया एग्जाम में भी तो ज्यादा ही इसके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ना। तो बेटा ये क्या करवाता है ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में बाकी तो बता दिया कहाँ से स्रावित होती है, ठीक है, कहाँ एकत्रित होता है। अब इसके अपन डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे इसके, और कार्य इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके कार्य अगर नहीं पता तो आधी फील्ड तो भूल जाओ, आधी प्रैक्टिस तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक तो प्रसव के टाइम गर्भाशय में संकुचन अगर नहीं हो रहे, उसको क्या बोलते हैं अपन, यूट्राइन इनर्शिया बोलते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसका ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या देते हैं, उसके लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो गर्भाशय है, जो बच्चादानी, उसमें संकुचन करवाता है, और जब संकुचन होगा तभी तो क्या होगा, वो बच्चा बाहर आएगा। अगर संकुचन नहीं हो रहे तो बच्चा अंदर ही बैठा रहेगा, वो बच्चा चाहे 10 महीने हो गए भैंस के अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा, तो 10.5 महीने हो जाएंगे, फिर आपके पास आएगा और नर की भैंस के बच्चा हो ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, उसमें ऑक्सीटोसिन दे सकते हो, वो क्या करेगा, गर्भाशय का संकुचन करवा देगा। तो पहला तो क्या कार्य हो गया, प्रसव के समय गर्भाशय का संकुचन करवाता है ये। तो ये एग्जाम में आए हुए हैं आपके क्वेश्चन, और पूछ भी सकते हैं दोबारा भी, ऐसे मत सोच लेना आ गए तो पूछ नहीं सकते। गर्भाशय का संकुचन, अरे गर्भाशय का संकुचन ही नहीं होगा तो बच्चा बाहर आएगा ही नहीं। तो आपके पास कोई आ गया भैंस का मालिक कि क्या हुआ, इसकी बच्चादानी तो खुल लिया लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा, तो तुम क्या कर सकते हो, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो बताओ काम की चीज है कि नहीं है, बहुत काम की चीज है। और ये फील्ड के अंदर तो बहुत केस आते हैं ऐसे कि बच्चा राजी राजी बाहर आ ही नहीं रहा, तो फिर अपन उसको कैसे निकालते हैं, हार्मोन की मदद से निकालते हैं। दूसरा क्या होता है, मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन क्या होता है, अब देखो नाम तो ऐसा लग रहा है मिल्क लेट डाउन, पता नहीं क्या ही चीज है। अरे भैंस दूध नहीं देती तो अपन क्या कर लेते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो क्या हो जाती है, तुरंत भैंस पहुंच जाती है, तुरंत भैंस का अपन दूध निकाल लेते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, दूध उतारना, मिल्क लेट डाउन। तो मिल्क लेट डाउन, अरे गांवों में इसमें बोल देते हैं कि दूध उतारने वाली सुई दे दो। तो दूध उतारने वाली सुई के अंदर होता है क्या है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही तो होता है, यही तो दूध क्या करेगा, स्रावित करवाएगा। तो मिल्क लेट डाउन जिसको क्या बोलते हैं अपन, दुग्ध उतारना। अरे बेटा अपन सारे काम करते हैं, बस अपने को फर्क है कि पता नहीं चीजें, ठीक है। तो दुग्ध उतारना पूछ लें एग्जाम के अंदर, तो तुम क्या कर दोगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कर दोगे। अब ये कहाँ उपचार, इसका उपचार किस किस के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, जैसे पहले तो बता दिया मैंने यूट्राइन इनर्शिया। अब बेटा यूट्राइन इनर्शिया देखो नाम से तो पता नहीं बड़ी चीज लग रही है, लेकिन बेटा ये कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी बताऊंगा ना आप पता लगाओगे गुरुजी तो अभी आपने बताया ही था मेरे को। किसके काम में आ रहा है, पहला तो यूटेराइन इनर्शिया। जब क्या होता है, गर्भाशय में संकुचन बंद हो जाते हैं ना, तो उसी कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, यूट्राइन इनर्शिया बोल देते हैं। तो अभी तो मैंने बताया था कि गर्भाशय में संकुचन बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो अपन क्या लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। तो ये गर्भाशय में संकुचन बंद होने को क्या बोल दिया अपन ने, यूट्राइन इनर्शिया। अब बताओ, छोटी चीज है। दूसरा क्या है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, आरओपी बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। अब गुरुजी का हो गया तो हमें पता ही है, जेर का न गिरना, जिसको क्या बोल देते हैं, आरओपी, या क्या बोल देते हैं इसको, जेर न गिरना, जेर का न गिरना। इसके ट्रीटमेंट में भी क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। आजकल तो क्या हो गए, किसान ही इतने समझदार हो गए कि अगर भैंस के जेर नहीं आ रही तो जिस सुई से वो दूध निकालते हैं उसका 3-4 ml भर के वो लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा, गर्भाशय के अंदर क्या होता है, संकुचन बढ़ जाएगा, और गर्भाशय के अंदर संकुचन बढ़ जाएगा तो जेर अंदर पड़ी थी
तो संकुचन बढ़ते क्या होगा, जेर बाहर आके गिर जाएगी। तो ये किसके अंदर काम आ गया, जेर के नए गिरने के अंदर भी ये काम आता है। तो ये फील्ड में जेर तो बहुत केसों के अंदर क्या होता है, जेर गिरती नहीं भैंस की, तो फील्ड में अगर केस आ गया तो तुम क्या करोगे, उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगा दोगे। तो बताओ ये भी बहुत ही काम का हार्मोन है। अगला हार्मोन कौन सा आ गया, पांचवा वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन या इसको क्या बोल देते हैं, ADH, यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब बेटा डायरेक्ट तो इसका भी कोई योगदान नहीं होता, किसमें, प्रजनन की क्रिया में। इसका काम क्या है, मूत्र में जो पानी की मात्रा निकलती है उसको नियंत्रित करना है। लेकिन क्या है, ये ऑक्सीटोसिन के साथ स्रावित हो रहा है, ये पश्चेत पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हो रहा है। तो इसमें कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो यहाँ पूछ लेते हैं या फिजियोलॉजी के अंदर पूछ लेते हैं। लेकिन ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोनों में से एक है, तो इसलिए अपन को इसको पढ़ेंगे, क्योंकि चाहे क्वेश्चन तो कहीं भी आए, हमारा तो क्या मकसद है, आपका गलत नहीं होने देना। ठीक है, तो यह क्या करता है वेसोप्रेसिन, यह शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। कि मान लो पेशाब के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा निकल रही है, अब ज्यादा पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो उसको नियंत्रित कौन करता है, यही हार्मोन वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो यह शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या कार्य हो गया इसका, वेसोप्रेसिन का, यह शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ये नहीं होगा तो बेटा पेशाब के अंदर, मूत्र के अंदर इतना पानी निकल जाएगा कि शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो नियंत्रित कौन कर रहा है उसको, पेशाब के अंदर पानी की मात्रा को, वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, अब नियंत्रित कैसे करेगा ये जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम की संरचना आपने सुनी होगी, उसी से तो क्या होता है, ये अपना जो मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया है सारी, वो किससे होती है, नेफ्रॉन से होती है। तो उसकी जो लास्ट पार्ट है, जैसे होता है ना पीसीटी, हेनले का लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूबुल, तो जो कलेक्टिंग ट्यूबुल नाम की संरचना है उस पे काम करता है ये, और वहां से क्या करता है, जो मूत्र के अंदर पानी था उसको वापस अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, शरीर के अंदर वापस अवशोषित कर लेगा, तो मूत्र का निर्माण के जो मूत्र के अंदर पानी जा रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर लिया, कलेक्टिंग ट्यूबुल से पेशाब को, जो पानी था पेशाब के अंदर उसको वापस अवशोषित कर लिया। तो किसके अंदर काम आ गया, ये कहां काम करता है, ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स पर काम करता है। यह है नेफ्रॉन की, अरे नेफ्रॉन तो पता है ना किसकी कार्य की इकाई है, किडनी की कार्य की इकाई है। ये किडनी के अंदर जो मूत्र का निर्माण करती है वो कौन करती है, नेफ्रॉन की नामक संरचना है ना, वो ही करती है। तो नेफ्रॉन की कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, संरचना पर कार्य कर पानी का अवशोषण कराने का कार्य करता है। टिंग ट्यूबुल से पानी के अवशोषण का कार्य करता है। तो अगर एग्जाम में पूछ लें कि किस पे काम करता है, तो बेटा किस पे करता है, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स पर कार्य करता है। अब इसका काम कहाँ लेंगे, कहाँ ट्रीटमेंट, कौन सा ऐसा रोग हो जाएगा जिसके अंदर अपन ये हार्मोन लगा सकते हैं, तो बेटा उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम उसका, इसके उपचार में काम लेते हैं इसको, डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये डायबिटीज इंसिपिडस है क्या, अगर पेशाब के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा स्रावित होने लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डायबिटीज इंसिपिडस। इस रोग के लक्षण क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, पोलीडिप्सिया और पोलीयूरिया। पोलीडिप्सिया क्या होता है, अब देखो नाम से तो चल लग रहा है पता नहीं क्या चीज है बेटा, पानी अपन ज्यादा पीने लग जाते हैं ना, बार बार अपने को पानी की प्यास लगती है, उसको क्या बोलते हैं, पोली यानी बार बार, डिप्सिया यानी प्यास, पानी की प्यास, तो बार बार पानी की प्यास लगती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पोलीडिप्सिया। और पोलीयूरिया की बार बार पेशाब के लिए जाते हैं। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस रोग के अंदर अपन क्या करते हैं, बार बार तो पानी पीते हैं और बार बार ही पेशाब के लिए जाते हैं। तो उसके लिए अपन कौन सा हार्मोन लगा सकते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, अपन डायबिटीज के लिए, डायबिटीज इंसिपिडस के लिए कौन सा, वेसोप्रेसिन। अब तुम कहोगे कुछ डायबिटीज के लिए तो हम इंसुलिन हार्मोन लगाते हैं, उसमें तो क्या होता है, शुगर होती है, शुगर ज्यादा हो जाती है उसको बोलते हैं डायबिटीज। बेटा वो नहीं है, ये डायबिटीज इंसिपिडस है। वो क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटस।
डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होती है, पेशाब के अंदर शुगर निकलती है, ग्लूकोज निकलती है, जिसके क्या होती है पेशाब के अंदर चींटियां भी लग जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं इसके, तो भाई साहब शुगर हो गई इस आदमी के। तो वो क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। और ये क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, इसमें पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया, बार बार पानी पीता है आदमी और बार बार पेशाब करता है। तो इसका लक्षण क्या हो गया, पोलीडिप्सिया, ज्यादा प्यास लगना, क्योंकि पानी का तो नियंत्रण हो ही नहीं रहा ना इसमें। वेसोप्रेसिन हार्मोन कम हो गया तो पानी का नियंत्रण तो ढंग से हो ही नहीं पा रहा, तो ऐसे ही तो ज्यादा तो पानी पी रहा वो और ज्यादा ही कर रहा वो पेशाब, तो उसको क्या बोल दिया, पोलीयूरिया। पोलीयूरिया क्या बोलते हैं, ज्यादा मूत्र का निर्माण करना है ना, क्या मूत्र की निर्माण, मूत्र की मात्रा बढ़ना, उसको अपन ने क्या बोल दिया, पोलीयूरिया बोल दिया। ठीक है, तो ये किसके हार्मोन हो गए, ये पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हो गए। अगला क्या पढ़ेंगे अपन, अंडाशय के हार्मोन पढ़ेंगे अपन अगला। ठीक है, ये कौन से हो गए, पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हो गए। और इनके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा मैंने सारी बता दी और सारी आपको अच्छे से समझाइए, ताकि आप फील्ड में भी कोई केस आ जाए तो आप वो केस कर सको। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत कर मत देना बेटा, इसमें साथ साथ पढ़ते चलना, साथ साथ चीजें समझते चलना। अब अपन क्या पढ़ेंगे अगला, अंडाशय के हार्मोन की। अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो बेटा अंडाशय से आपको बता दूं मैं, एक तो हार्मोन होता है अपना एस्ट्रोजन। सबसे पहले तो बता देता हूं आपको कि अंडाशय से हार्मोन अगर पूछ लें एग्जाम के अंदर कि कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो आपको क्या करना है, ईस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तीसरा क्या, ऑक्सीटोसिन, बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, वो पश्च पीयूष ग्रंथि के साथ साथ अंडाशय से भी होता है, लेकिन कब होता है, जब प्रसवी क्रिया होने वाली होती है। तो क्या होता है, गर्भाशय में संकुचन की आवश्यकता होती है, तो प्रसवी क्रिया के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, अंडाशय से भी स्रावित होता है। ऐसे नहीं है कि अकेला, वैसे हमेशा नहीं होता, सिर्फ जब प्रसव की क्रिया होती है उसी टाइम क्या होता है, अंडाशय से भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित हो रहा है। अगला एक कौन सा हो गया, इनहिबिन हार्मोन भी स्रावित होता है, इनहिबिन हार्मोन। ठीक है, ये भी किससे स्रावित होता है, अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक है, तो अपन इनमें से पहला हार्मोन कौन से पढ़ेंगे, अपन ईस्ट्रोजन हार्मोन पढ़ेंगे सबसे पहला। ठीक है, पहला हार्मोन कौन से पढ़ेंगे, एस्ट्रोजन, या अपन इसको ईस्ट्रोजन भी बोल देते हैं, ईस्ट्रोजन लिख लो चाहे एस्ट्रोजन। इसको अपन क्या बोल देते हैं, E2, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन, E2 हार्मोन बोलते हैं। अब बेटा ये स्रावित कहां से हो रहा है, पहला काम, तो इसका सोर्स क्या है, तो बेटा ये ग्राफिन फॉलिकल जब डेवलप हो जाता है, ग्राफिन पुटिका पूरी डेवलप हो जाती है, तो उसके अंदर थीका इंटरना नाम की सेल होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, थीका इंटरना नाम की सेल होती है, तो उस थीका इंटरना नाम की सेल से क्या होता है, ये स्रावित होता है। तो आप इससे क्या समझे आप कि जो हीट के लक्षण आ रहे थे कब तक आएंगे, जब तक अंडोत्सर्ग नहीं होगा, क्योंकि अंडोत्सर्ग हो गया तो फिर तो ग्राफिन फॉलिकल रहा थोड़ी ना, ग्राफिन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग हो गया तो फिर तो ग्राफिन फॉलिकल रहा ही नहीं, तो क्या हुआ, इसका स्रोत क्या है, ईस्ट्रोजन। अगर एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसके पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा, फिर मत कहना ये गुरुजी ने बताया नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्राफिन फॉलिका की थीका इंटरना सेल से निकलता है, ग्राफियन फॉलिकल मतलब ये ग्राफिन पुटिका की थीका इंटरना कोशिकाओं से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूरे पूरे चांसेज हैं कि किससे स्रावित होता है ये ईस्ट्रोजन हार्मोन, थीका इंटरना। तो फिर मत कहना ये गुरुजी ये क्वेश्चन गलत हो गया, आपने बताया नहीं था। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे इसके कार्य, स्रोत तो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे अपन, इसके कार्य कि ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहला तो आपको मेरे को बहुत देर पहले बता दिया था मैंने, एक कार्य तो हीट के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा बताया था आपको, ईस्ट्रोजन, और अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। तो पहला तो कार्य क्या हो गया इसका कि हीट के लिए जिम्मेदार हार्मोन, हीट के लिए
जिम्मेदार हार्मोन। जितने भी हीट के लक्षण आएंगे बेटा किसकी वजह से आएंगे? इसी ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आएंगे। ये आपको मैंने इतनी बार बता दिया कि अब तक तो आपके जहन में बैठ गया होगा, अब तक तो आपको ढंग से याद हो गया होगा। दूसरा क्या काम है इसका कि जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें डक्ट सिस्टम का विकास करवाता है। अब ये डक्ट सिस्टम क्या है? जैसे ये तो क्या करवाता है? डक्ट सिस्टम का विकास करवाता है। देखो बताऊं आपको, ये क्या होती है? जो स्तन ग्रंथि होती है मान लो ये, ठीक है। इसमें क्या है? ये तो क्या होती है? एल्वियोलाई होती है बेटा। ये तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ठीक है, ये तो क्या होती है? ये तो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये गोल गोल है ये वाला, ये तो क्या है? एल्वियोलाई, यहां तक। फिर इसमें तो क्या होता है? दूध का निर्माण होता है, ठीक है। फिर यहां से दूध निर्माण हो गया तो किसी नली के थ्रू ही तो बाहर आएगा, किसी डक्ट के थ्रू ही तो बाहर आएगा। तो ये नली है, ये क्या है? ये वाली, ये नली है, ये डक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करेगी? डक्ट, नली। तो बेटा इस डक्ट का निर्माण तो कौन करवाता है? डक्ट का जो ग्रोथ करवाता है वो कौन करवाता है? ये ईस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है इस डक्ट की ग्रोथ, ठीक है। और जो ये एल्वियोलाई है जिसमें क्या दूध का निर्माण हो रहा है, उसका ग्रोथ कौन करवाता है? उसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करवाता है। जो आगे अपन पढ़ेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करवाता है, वो मेमोरी ग्लैंड के अंदर एल्वियोलाई सिस्टम का विकास करवाता है। एल्वियोलाई क्या है? जहां ये दूध का निर्माण हो रहा है। फिर यहां दूध का निर्माण हो गया तो इस नली से बाहर आएगा। नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डक्ट। तो इस डक्ट सिस्टम का, इस डक्ट को, इस नली का विकास कौन करवाएगा? ये ईस्ट्रोजन हार्मोन करवाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? गुरुजी अच्छे से समझ में आ गया। इसको अब हम गलत होने ही नहीं देंगे। तो नहीं होने दोगे तो आप लिख लो कि मेमोरी ग्लैंड में डक्ट सिस्टम की ग्रोथ करवाता है। दूसरा कार्य कि स्तन ग्रंथियों में डक्ट सिस्टम का विकास करवाता है। अरे जो नली है, डक्ट का मतलब क्या है? नली है, तो डक्ट सिस्टम का विकास करवाता है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, तुम सिस्टम में कंफ्यूज मत हो जाना। कैसे? अगर वो पूछ ले कि एल्वियोलर सिस्टम का विकास कौन करवाता है, तो अभी बताया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करवाता है। और डक्ट का पूछा तो क्या करना है आपको? ईस्ट्रोजन हार्मोन करना है। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, दोनों चीजें अलग अलग हैं, आपको समझा भी दी है मैंने अच्छे तरीके से, ठीक है। तीसरा काम क्या है? जो मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में, जैसे फीमेल के अंदर, ह्यूमंस के अंदर ही मान लो कि आवाज का पतली होना, शरीर पर बालों का न होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये क्या है? ये द्वितीय लैंगिक लक्षण है। वैसे भैंस के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ठीक है। मादा के जो अलग अलग कैरेक्टर हैं, लक्षण हैं, उनका विकास होना, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है। तो मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो बेटा आप गलत नहीं कर दोगे, ईस्ट्रोजन हार्मोन ही जिम्मेदार है। यही हार्मोन है जो मादा में जितने भी मादा के लक्षण हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण है, उनका निर्माण, विकास कौन करवा रहा है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो है मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करवाता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण समझ गए होंगे आप। द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। अरे जैसे मनुष्य में क्या होता है, आदमियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से हैं? अपनी आवाज का भारी होना, ठीक है, अपने शरीर पे बाल आना, ये सारे क्या है? ये द्वितीय लैंगिक लक्षण है। तो मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षण समझ गए? द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? अरे समझ ही गए होंगे। तो वो मादा के अंदर कौन करवा रहा है? वो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। साथ में इसका क्या काम होता है? ये गाय, भैंस, भेड़ में क्या करता है? ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन की तरह काम करता है। अब बेटो जहां पे लाइटिक आ गया ना, लाइसिस या लाइटिक, ये लाइसिस या लाइटिक जहां पे नाम आ गया, इसका मतलब है कि उसका नष्ट करना, उसको समाप्त करना। तो क्या रही, क्या करता है? ल्यूटियोलाइटिक की तरह काम करता है। किस किस के अंदर? गाय के अंदर, भैंस के अंदर और भेड़ के अंदर, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको ल्यूटियोलाइटिक होता क्या है। यह है गाय, भैंस और भेड़ में ल्यूटियोलाइटिक
ल्यूटियोलाइटिक का कार्य करता है। अब गुरुजी कहोगे ल्यूटियोलाइटिक का कार्य क्या हो गया, ल्यूटियोलाइटिक है क्या? तो बेटा हर चीज समझ के चलनी है, ऐसे रटनी नहीं है, फिर ना तो ज्यादा दिन याद नहीं हो पाएगी वो। ठीक है, लाइटिक का मतलब क्या बताया, नष्ट करना। और ल्यूटियो क्या है, ल्यूटियो बेटा कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने वाला हार्मोन। ठीक है, समझ में आ गया ना, ल्यूटियोलाइटिक का मतलब, लाइटिक का मतलब नष्ट करना, और ल्यूटियो क्या है, कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है बेटा, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन है। किस किस के अंदर, गाय के अंदर, भैंस के अंदर और भेड़ के अंदर। लेकिन बेटा हमने पहले भी कहा था आपको, अपवाद तो हर चीज के मिलते हैं, कहीं चले जाओ ऐसे नहीं कह सकते सारे आदमी बढ़िया हैं, बेकार भी मिलेंगे। तो लेकिन क्या है इसमें, जो सुअर है उसमें ये ल्यूटियोट्रोपिक होता है, सुअरी में ल्यूटियोट्रोपिक होता है। अब ल्यूटियोट्रोपिक क्या हो गया गुरुजी, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन है। तो बेटा ल्यूटियोलाइटिक तो क्या बताया था, लाइटिंग मतलब नष्ट करना। तो कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने के लिए किस किस के अंदर, गाय के अंदर, भैंस के अंदर और भेड़ के अंदर। लेकिन सुअरी के अंदर क्या है, ये कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। ल्यूटियोट्रोपिक का मतलब क्या है कि जो ल्यूटियो क्या है, कार्पस ल्यूटियम, और ट्रोपिक क्या है कि उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो सुअरी के अंदर तो क्या है, ये ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन है, कौन सा, ईस्ट्रोजन। और गाय, भैंस और भेड़ के अंदर क्या है, ये ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि तुम इसको भूल मत जाना कि ल्यूटियोलाइटिक किसके अंदर है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन गाय, भैंस और भेड़ के अंदर। और अगर पूछेंगे ल्यूटियोट्रोपिक, ये कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, किसके अंदर, सुअरी के अंदर। सुअरी के अंदर उल्टा सिस्टम है भाई, तुम इसका कंफ्यूज मत हो जाना। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको तुम गलत मत कर देना, अगर गलत कर दिया तो हमारा तो दिल ही टूट जाएगा, मेरे को पता आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन अभी आपको बताया कि गर्भकाल की जो अंतिम अवस्था होती है उससे क्या होता है, ये अपरा से भी स्रावित होता है। अपरा क्या होती है, प्लेसेंटा। ठीक है, अरे प्लेसेंटा समझ गए ना, जिसको जेर बोलते हैं, उसी प्लेसेंटा से भी स्रावित होता है। ये अंडा से तो स्रावित हो ही हो रहा है, अंडा से कहाँ से हो रहा है, थीका इंटरना कोशिकाओं से। इसके साथ साथ कहाँ से स्रावित हो रहा है, ये अपरा से भी, मतलब कि गर्भाशय की अंतिम अवस्था में, गर्भाशय की गर्भकाल की अंतिम अवस्था में, सॉरी गर्भाशय नहीं, गर्भकाल आएगा, गर्भकाल। और जब प्रसव की क्रिया होने वाली होती है ना, उस टाइम पे, गर्भकाल के अंतिम समय में यह अपरा से भी स्रावित होता है। अपरा, इसको क्या बोल देते हैं, अपरा को प्लेसेंटा से भी स्रावित होता है। तो अगर एग्जाम में पूछ लें कि प्रसव के समय ईस्ट्रोजन हार्मोन कहां कहां से स्रावित हो रहा है, तो आप गलत तो नहीं कर दोगे। क्या करोगे, एक तो अंडाशय से, अंडाशय से तो होता ही होता है। अगर पूछ लें कि गर्भाशय के गर्भकाल के अंतिम टाइम पर, कि जब प्रसव होने वाला है उस टाइम पे कहां से स्रावित हो रहा है, ये अपरा से, प्लेसेंटा से भी स्रावित होता है। तो ये दोनों जगह से स्रावित होता है। तो ये क्या हो गया, अपना ईस्ट्रोजन हार्मोन कंप्लीट हो गया। तो ये क्लास अपन क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें जो हार्मोन हमने पढ़ाए हैं वो सारे समझ में आ गए और आप इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में जो बचे हुए हार्मोन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद भाई, इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना भाई।